प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत अगली हमारी आर्थिक क्रिया है पशुचारण। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, पशुचारण से तात्पर्य है पशुओं को चराना। इसके अंतर्गत मनुष्य ने पशुओं को पालतू बनाना तथा उन्हें चराने की क्रिया प्रारंभ की। लेकिन मनुष्य को क्या आवश्यकता पड़ी पशुओं को पालतू बनाने की तथा उन्हें चराने की? तो देखिए, प्राचीन काल में मनुष्य अपने भोजन की आपूर्ति खाद्य संग्रहण तथा आखेट की क्रिया के द्वारा पूर्ण करता था। हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो भी पिछड़े हुए क्षेत्र हैं वर्तमान में या आज भी ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पर आखेट तथा खाद्य संग्रहण की क्रिया की जाती है। और हमने ये पढ़ा कि आर्थिक दृष्टि से ये काफ़ी निम्न वर्ग की क्रियाएं होती है, इनके द्वारा मनुष्य की आर्थिक वृद्धि संभव नहीं है। तो मनुष्य पहले क्या करता था? आखेट तथा संग्रहण पर निर्भर था। उसने महसूस किया कि इस जो क्रिया है आखेट तथा खाद्य संग्रहण की, इन क्रियाओं के द्वारा जीवन यापन ढंग से नहीं हो सकता है। तो अपने जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए या अपने जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए उसने क्या किया? पशुओं को पालना प्रारंभ किया। अगर आपसे पूछे कि मनुष्य ने पशुओं को पालना क्यों किया प्रारंभ, तो क्या है इसका कारण? कि अपने जीवन यापन को ठीक ढंग से करने के लिए मनुष्य ने पशुपालन प्रारंभ किया। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि पशुओं से मनुष्य को प्रमुख रूप से क्या क्या लाभ या क्या क्या सामग्रियां प्राप्त होती हैं। तो पशुओं को के द्वारा मनुष्य को प्राप्त होने वाली सबसे महत्वपूर्ण चीज है भोज्य पदार्थ। ठीक है, देखिए पशुओं से क्या होता है? मनुष्य को दूध प्राप्त होता है और दूध से ही दही, घी, मक्खन तथा पनीर का निर्माण होता है। तो भोज्य पदार्थ के रूप में, ठीक है, इसमें हम एक चीज और ऐड कर सकते हैं, मांस। तो भोज्य पदार्थ के रूप में दूध, दही, घी, मक्खन, पनीर और मांस की क्या होती है? प्राप्ति होती है। इसके अलावा पशुओं से क्या प्राप्त होता है? चमड़ा प्राप्त होता है, ऊन प्राप्त होती है। जो भेड़ है या बकरी है या और भी जो पशु है उनके द्वारा क्या प्राप्त होती है? ऊन प्राप्त होती है। और पशुओं से जो हड्डियां प्राप्त होती है उनका उपयोग विभिन्न प्रकार के आभूषण तथा उर्वरक बनाने में किया जाता है। तो पशुओं से प्राप्त होने वाली प्रमुख सामग्रियां या पशुओं से प्राप्त होने वाले प्रमुख लाभ क्या क्या हैं? भोज्य पदार्थ के रूप में चमड़े, ऊन तथा हड्डियां। अब हम बात करते हैं पशुचारण के प्रमुख क्षेत्रों की। देखिए, पशुचारण की क्रिया किन क्षेत्रों में की जाती है? ऐसे क्षेत्र जहां पे तापमान क्या हो? अधिक हो और वर्षा क्या हो? कम हो। ठीक है, या तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क क्षेत्र या शीत कटिबंधीय शुष्क क्षेत्रों में क्या होती है? पशुचारण की क्रिया होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कृषि कार्य करने के लिए वर्षा क्या होती है? कम होती है। तापमान बहुत ज़्यादा अथवा बहुत कम होते हैं, जिस कारण इन क्षेत्रों में क्या है? कृषि की क्रिया नहीं की जाती है। तो इस क्षेत्र के मनुष्यों के द्वारा पशुचारण की क्रिया की जाती है। इसके अलावा जो क्षेत्र ऊबड़ खाबड़ हैं, जहाँ का धरातल क्या होता है? ऊबड़ खाबड़ होता है, ऐसे क्षेत्रों में भी कृषि कार्य सुगमता से नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पे तापमान बहुत ज़्यादा अधिक या बहुत ज़्यादा कम होता है, वर्षा सामान्य से बहुत ज़्यादा क्या होती है? कम होती है, और धरातल भी ऊबड़ खाबड़ होते हैं, तो ऐसे क्षेत्रों में पशुपालन का कार्य किया जाता है। वैश्विक स्तर पर देखने पे पशुचारण के प्रमुख क्षेत्रों को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि पशुचारण के प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन कीजिए, तो पशुचारण के प्रमुख क्षेत्रों को 4 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, मरुस्थलीय क्षेत्र तथा पर्वतीय क्षेत्र। तो पशुचारण के क्षेत्रों को प्रमुख रूप से कितने भागों में बांट सकते हैं? हम 4 भागों में बांट सकते हैं। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, मरुस्थलीय क्षेत्र तथा पर्वतीय क्षेत्र। देखिए यहाँ पर 2 नाम आ रहे हैं, एक उष्ण कटिबंधीय और एक शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। देखिए
जब हमने अक्षांश रेखाओं के बारे में बात की तो हमने पढ़ा था कि विषुवत रेखा अथवा भूमध्य रेखा इस ग्लोब को दो भागों में विभाजित करती है। उत्तर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाला भाग क्या पढ़ा हमने, दक्षिणी गोलार्ध। इसके अलावा हमने पढ़ा एक 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा तथा एक 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या कहा हमने, मकर रेखा। एक कर्क रेखा, एक मकर रेखा, फिर 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हमने पढ़ा आर्कटिक व्रत तथा 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हमने पढ़ा अंटार्कटिक व्रत। ठीक है, हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं वाली क्लास हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अगर आपको इस चीज़ को समझना है तो आप का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, आप वहां से इसके बारे में पढ़ सकते हैं। अभी हम केवल शॉर्ट में बात करते हैं कि उष्ण कटिबंध क्या होता है और शीतोष्ण कटिबंध क्या होता है। देखिए, विषुवत रेखा ने दो भागों में पृथ्वी को या ग्लोब को विभाजित किया। तो अब विषुवत रेखा से लेकर कर्क रेखा तक और विषुवत रेखा से लेकर दक्षिण में मकर रेखा तक, कहने का मतलब है 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का जो मध्य का क्षेत्र है उसे कहा जाता है उष्ण कटिबंध। इसे क्या कहा जाता है, उष्ण कटिबंध कहा जाता है, ट्रॉपिकल जोन कहा जाता है। यहाँ पर क्या होता है, सूर्य की किरणें वर्ष भर सीधी पड़ती है जिस कारण यहाँ पर तापमान क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, उष्ण कटिबंध कहा जाता है। 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य का क्षेत्र कहा जाता है शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण, शीत प्लस उष्ण, और 66.5 से लेकर 90 तक का कहलाता है शीत कटिबंध उत्तर में भी और शीत कटिबंध दक्षिण में भी। तो कहने का मतलब है जहां पर तापमान क्या होता है, ना बहुत ज़्यादा ठंडा होता है ना बहुत ज़्यादा गर्म होता है, मतलब शीत प्लस उष्ण, इसे क्या कहा गया है, शीतोष्ण कहा गया है। और उष्ण कटिबंध का विस्तार कहाँ तक पड़ा हमने, 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य। अब हम बात करते हैं यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों की। तो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों का विस्तार प्रमुख रूप से 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है, दोनों गोलार्धों में। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, दोनों गोलार्धों में। कहने का मतलब है 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य इसका विस्तार पाया जाता है। इन क्षेत्रों में वर्षा 100 सेंटीमीटर से क्या होती है, कम होती है। और विश्व में प्रमुख जो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है उन्हें अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे सूडान, सूडान कहाँ पर है, अफ्रीका महाद्वीप में है। तो अफ्रीका महाद्वीप के सूडान में पाए जाने वाले घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, सवाना कहा जाता है। जबकि वेनेजुएला, वेनेजुएला कहाँ पर है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित वेनेजुएला में उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है, लानोज के नाम से जाना जाता है। ब्राज़ील कहाँ पर है, ये भी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। ब्राज़ील में किस नाम से जाना जाता है, कंपाज के नाम से जाना जाता है। और दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में जो दक्षिणी अफ्रीका देश है वहाँ पर इन्हें किस नाम से जाना जाता है, पार्कलैंड के नाम से जाना जाता है। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि 2 उष्ण कटिबंधीय घास मैदानों के नाम लिखिए। ठीक है, तो कोई से भी 2 लिख सकते हैं। इनके नाम लिखने के साथ साथ हम इनके देश या क्षेत्र भी लिख सकते हैं। तो आप सिंपल सी चीज़ याद कर लीजिएगा कि सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, सूडान में पाए जाते हैं। लानोज कहाँ पर, वेनेजुएला में। कंपाज कहाँ पर, ब्राज़ील में। और पार्कलैंड्स कहाँ पे पाए जाते हैं, दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाते हैं।
ठीक है, तो ये प्रमुख है आपके उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। अब हम बात करें शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों की, तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों का विस्तार 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है दोनों गोलार्धों में, अर्थात 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य किसका विस्तार पाया जाता है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों का विस्तार पाया जाता है। इन क्षेत्रों में वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। ध्यान दीजिएगा, उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में वर्षा 100 सेंटीमीटर से कम होती है, जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी क्या होती है? कम होती है। प्रमुख जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, काफी इंपॉर्टेंट है और कई प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को अलग अलग देश में या अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। हम प्रमुख जब शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों की बात कर रहे हैं तो यूरेशिया में इन्हें कहा जाता है स्टेपीज। यूरेशिया का मतलब है यूरोप प्लस एशिया। ठीक है, रूस का नाम सुना होगा आपने, रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है और ये क्या है, इसका विस्तार एशिया तथा यूरोप दोनों महाद्वीपों में पाया जाता है। तो यूरेशिया में इन्हें क्या कहा जाता है? स्टेपीज कहा जाता है। जबकि यूएसए तथा कनाडा में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को प्रेयरीज कहा जाता है। अर्जेंटीना दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है और अर्जेंटीना में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को पंपाज कहा जाता है। जबकि ऑस्ट्रेलिया में इन्हें डाउन्स कहा जाता है, दक्षिण अफ्रीका में इन्हें वेल्स कहा जाता है और न्यूजीलैंड में इन्हें कैंटरबरी के मैदान कहा जाता है। तो आपको प्रमुख रूप से इन शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों के नाम तथा क्षेत्र याद रखने हैं। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि किन्हीं दो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों के नाम लिखिए, अथवा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आपसे मैप पे भी बना सकते हैं। हमारे जो मानचित्र का सवाल आता है उसमें आपको दे सकते हैं कि निम्नलिखित शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को अथवा निम्नलिखित उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को मानचित्र में दर्शाइए। तो प्रमुख रूप से आपको इन देशों के नाम याद रखने हैं। ठीक है, उनकी स्थिति के बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो स्टेपीज कहाँ पर? यूरेशिया में पाए जाते हैं, प्रेयरीज कनाडा और यूएसए में पाए जाते हैं, पंपाज अर्जेंटीना में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, वेल्स दक्षिण अफ्रीका में और कैंटरबरी के मैदान पाए जाते हैं न्यूजीलैंड में। ठीक है, इसके अलावा तीसरा जो क्षेत्र है वो है मरुस्थलीय क्षेत्र। ठीक है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में कृषि के अनुकूल दशाएं नहीं होने के कारण यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके द्वारा पशुचारण का कार्य प्रमुख रूप से किया जाता है। जब हम वैश्विक स्तर पे प्रमुख मरुस्थलों की बात करते हैं तो थार का मरुस्थल, थार के मरुस्थल का विस्तार कहाँ पे पाया जाता है? भारत और पाकिस्तान में प्रमुख रूप से पाया जाता है। तो इस थार के मरुस्थल में रहने वाली जनजातियाँ जनजातियां या जातियां या मनुष्य वर्ग किसका क्या करते हैं? पशुचारण का कार्य करते हैं। इसके अलावा कालाहारी मरुस्थल में हमने पढ़ा कि यहाँ पर बुशमैन नामक जनजाति पाई जाती है और इसके अलावा अरब के मरुस्थल में रहने वाले जो लोग हैं वो भी क्या करते हैं? पशुचारण का कार्य करते हैं। इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्रों में भी क्या होता है? धरातल उबड़ खाबड़ होता है, जिसके कारण कृषि के अनुकूल दशाएं नहीं होती है। इस कारण यहाँ पर लोगों के द्वारा अपने जीवन यापन के लिए पशुचारण का कार्य प्रमुखता से किया जाता है। तो इस प्रकार से हम पशुचारण के प्रमुख क्षेत्रों की बात करें तो कितने भागों में बांट सकते हैं? 4 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, प्रमुख मरुस्थलीय क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र। अब हम बात करते हैं पशुचारण के प्रकारों की। तो देखिए, विधियों की विभिन्नता के आधार पर पशुचारण को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक होता है
चलवासी पशुचारण और दूसरा होता है व्यापारिक पशुचारण। ठीक है, चलवासी पशुचारण की एक आदिम या प्राचीन विधि है, जबकि व्यापारिक पशुचारण में पूंजी का अधिक उपयोग होता है और नई नई वैज्ञानिक प्रविधियों का प्रयोग करते हुए पशुपालन या पशुचारण किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चलवासी पशुचारण की। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, चलवासी पशुचारण, इसमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होता है पशुओं को चराने के लिए। एक स्थायी निवास नहीं होता है, बल्कि जो चरवाहे होते हैं वो क्या करते हैं, पशुओं को चराने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करते हैं। जब हम चलवासी पशुचारण की विधियों के बारे में बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि यह मुख्यतः क्या है, जीवन निर्वाह की क्रिया है। इसमें आर्थिक या वाणिज्यिक परिलाभ ज़्यादा नहीं होते और केवल पशुओं को जीवन निर्वाह के लिए ही पाला जाता है, ताकि उनसे कुछ भोज्य सामग्री प्राप्त हो जाए या चमड़ा या बेसिक चीज़ें प्राप्त हो जाए, और केवल इतना ही प्राप्त होता है कि उससे जीवन का निर्वाह हो सके। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यह मुख्यतः क्या है, जीवन निर्वाह की क्रिया है। इसमें पशु सामान्यतः प्राकृतिक वनस्पति पर ही आश्रित होते हैं। पशुओं को चराने के लिए अलग से चरागाहों का विकास नहीं किया जाता है या अलग से उनके चारे को नहीं बोया जाता है, बल्कि जो प्राकृतिक रूप से वनस्पति, पेड़ पौधे, झाड़ियाँ जो भी उपलब्ध होते हैं उन्हें ही पशुओं को चराया जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इसमें पशु सामान्यतः किस पर, प्राकृतिक वनस्पति पर आश्रित रहते हैं। इसमें भूमि का विस्तृत उपयोग होता है। ठीक है, जिसमें कोई सीमांकन नहीं होता है कि केवल इस क्षेत्र में ही पशुओं को चराया जाएगा, बल्कि पूरा का पूरा खुला हुआ विस्तृत क्षेत्र होता है और उसमें पशुओं को क्या होता है, चराया जाता है। तो तीसरी विशेषता क्या हो गई इसकी, कि इसमें भूमि का विस्तृत उपयोग होता है। इसमें चरवाहों की प्रमुख संपत्ति है वो क्या होते हैं, उनके पशु ही होते हैं। अधिकांश चलवासी चरवाहे कबीले के रूप में रहते हैं। हमने अभी बात करी कि जो चरवाहे होते हैं वो स्थायी बस्तियों का निर्माण करके नहीं रहते, बल्कि कबीलों के रूप में, छोटे छोटे जो टुकड़ियां होती है उनके रूप में ही बसे हुए होते हैं और पशुओं को चराते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करते हैं। तो जो चलवासी चरवाहे हैं वो किसके रूप में रहते हैं, कबीलों के रूप में रहते हैं। ठीक है, यह पशुचारण की प्राचीनतम विधि है। जैसा कि हमने पहले ही बात किया कि इसमें वैज्ञानिक प्रविधियों का प्रयोग नहीं होता है और बेसिक चीज़ है, इसमें क्या होता है, पशु होता है और उनको क्या होता है, चराया जाता है। किस पर, प्राकृतिक वनस्पति पर ही निर्भर रहते हैं, उन्हें चराया जाता है और उनसे जो भोज्य सामग्री प्राप्त होती है उससे जीवन का निर्वाह किया जाता है। तो यह पशुचारण की प्राचीनतम विधि है। ऋतु प्रवास, ठीक है, इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। ऋतु प्रवास, ऋतु का मतलब होता है मौसम। चारे की प्राप्ति के लिए ऋतु के अनुसार प्रवास किया जाता है। देखिए, जब मौसम बदलता है तो चारे की प्राप्ति भी क्या होती है, मौसम के अनुसार बदलती है। तो मौसम के अनुसार चरवाहे पशुओं को चराने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। उदाहरण के लिए ग्रीष्म ऋतु में चरवाहे कहाँ पर चले जाते हैं, पर्वतों की चोटियों की ओर चले जाते हैं, जबकि शीत ऋतु में पशुओं को चराने के लिए पुनः मैदानों की तरफ लौटकर आ जाते हैं। तो ऋतु के अनुसार जो प्रवास किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, ऋतु प्रवास कहा जाता है। ठीक है, जो भी ये चरवाहों के कबीले होते हैं इनमें इस प्रकार की क्रिया देखी जाती है कि मौसम या ऋतु के अनुसार पशुओं को चराने के लिए यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करते हैं। जब हम प्रमुख पशुओं की बात करते हैं पशुचारण में, तो
चलवासी पशुचारण में जो दक्षिणी पश्चिमी एशिया और सहारा का मरुस्थल है, इसमें प्रमुख पशु है ऊंट। मरुस्थलीय क्षेत्रों का प्रमुख पशु कौन सा होता है? ऊंट। और जैसा कि हम जानते हैं कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। तो जो दक्षिणी पश्चिमी एशिया और सहारा का मरुस्थल है, यहाँ पर प्रमुख पशु कौन सा है? ऊंट है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एशिया के जो उच्च पर्वतीय क्षेत्र हैं, जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है, पहाड़ी भाग, वहां पर प्रमुख रूप से याक पशु पाला जाता है। जबकि टुंड्रा क्षेत्र से तात्पर्य है उच्च अक्षांशों में जहां पर एस्किमो जनजाति निवास करती है, वहां पर प्रमुख रूप से कौन कौन से पशु पाले जाते हैं? रेंडियर तथा कैरूबू पाले जाते हैं। जबकि अरब प्रायद्वीप, ईरान तथा इराक में गधे, घोड़े, खच्चर, भेड़, बकरियां, गाय सभी प्रकार के पशु पाले जाते हैं। तो अगर हमारे टिप्पणी आ जाती है कि चलवासी पशुचारण पर टिप्पणी लिखिए, तो ये विशेषताएं याद रखनी है। इनमें से कोई सी भी 5-6 जो आपको याद हो जाए वो आप लिख सकते हैं। क्या क्या? पहली चीज, यह जीवन निर्वाह की क्रिया है। इसमें पशु सामान्यतः किस पर? प्राकृतिक वनस्पति पर ही आश्रित होते हैं। इसमें भूमि का विस्तृत प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रमुख संपत्ति क्या होते हैं? पशु ही होते हैं। जो चलवासी पशु चारण के जो चरवाहे होते हैं वो किसके रूप में? कबीलों के रूप में ही निवास करते हैं। इसमें ये क्या है? पशुचारण की प्राचीनतम विधि है। इसमें ऋतु प्रवास देखा जाता है। और प्रमुख पशुओं की बात करें तो आप ये पशुओं के नाम लिख सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से हम चलवासी पशुचारण की विशेषताएं लिख सकते हैं। पशुचारण का दूसरा प्रकार है व्यापारिक पशुचारण। ठीक है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इसमें व्यापार या वाणिज्यिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पशुओं को पाला जाता है। ठीक है। तो जहाँ पर व्यापार के लिए पशुओं को पाला जाता है उसे कहा जाता है व्यापारिक पशुचारण। जब हम इसकी विशेषताओं की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज, यह अत्यधिक व्यवस्थित तथा पूंजी प्रधान व्यवसाय है। ठीक है। इसमें क्या होता है? पूंजी की अत्यधिक आवश्यकता होती है और पूरा प्रबंधन की आवश्यकता होती है। देखिए, इसमें पशुओं को पालने के लिए बड़े बड़े बाड़े बनाए जाते हैं। उनके रहने के लिए, उन पशुओं के लिए आवास की आवश्यकता होती है। संभालने के लिए किसकी? श्रमिकों की आवश्यकता होती है। तो इस व्यवसाय में पूंजी की काफ़ी बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। तो पहली चीज़ क्या है कि यह अत्यधिक व्यवस्थित तथा पूंजी प्रधान व्यवसाय है। पशुओं के लिए बड़े बड़े फार्म बनाए जाते हैं जिन्हें रेंच कहा जाता है। ये सवाल आपसे 1 नंबर में पूछा जाता है या पूछा जा सकता है कि रेंच किसे कहते हैं। तो पशुओं को रखने के लिए जो बड़े बड़े फार्म या बाड़े बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? रेंच कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद पशु उत्पादों को वैज्ञानिक ढंग से संशोधित एवं डिब्बा बंद कर विश्व बाजार में निर्यात कर दिया जाता है। देखिए, इस व्यवसाय का जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है? व्यापार। तो पशुओं से जितनी भी सामग्री मिलती है, चाहे वो दूध हो, चाहे वो दही, मक्खन, पनीर, मांस, जितनी भी सामग्री होती है उनको साफ, परिष्कृत तथा संशोधित करके डिब्बों में बंद करके विश्व में क्या कर दिया जाता है? निर्यात कर दिया जाता है। जिन क्षेत्रों में उनकी कमी होती है उन क्षेत्रों में उनका क्या कर दिया जाता है? निर्यात कर दिया जाता है। तो क्या करके? डिब्बों में बंद करके। फिर ध्यान दीजिएगा कि जितनी भी सामग्री होती है वो शीघ्र खराब होने वाली होती है, जैसा कि दूध हुआ, ठीक है, दही हुआ, मांस हुआ। अगर इन्हें सही ढंग से नहीं रखा जाएगा तो ये क्या हो जाते हैं? जल्दी ही खराब हो जाते हैं। मान लीजिए दूध है, इसको काफ़ी दूर निर्यात करना है तो वो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तो इन उत्पादों को सड़ने गलने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रेफ्रिजरेटर्स का प्रयोग किया जाता है। बड़े बड़े फ्रिज होते हैं जिनमें इन वस्तुओं को सुरक्षित रखा जाता है। इसके अलावा पशुओं के प्रजनन, नस्ल सुधार
और बीमारियों से बचाने पर और उनके स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाता है। कहीं कोई बीमारी पशुओं को नहीं फैल जाए, उनके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जाता है, साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है, मच्छरों से, मक्खियों से या कीड़ों से उनको बचाया जाता है, नियमित उनको क्या होते हैं, टीके लगाए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से पशुओं के प्रजनन की भी क्या होती है, वैज्ञानिक विधियों के द्वारा प्रजनन कराया जाता है। उसमें नस्ल सुधार के क्या किए जाते हैं, कार्य किए जाते हैं और बीमारियों से बचाने के प्रयास किए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा यह पशुचारण मुख्यतः कहाँ पे किया जाता है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर यह पशुचारण किया जाता है। अभी हमने पढ़ा कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन से हैं, स्टेपीज कहाँ पर, यूरेशिया में, प्रेरीज कहाँ पर, यूएसए और कनाडा में, वेल्स कहाँ पर है, दक्षिणी अफ्रीका में, डाउन्स कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो इस प्रकार से शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में व्यापारिक पशुचारण प्रमुख रूप से किया जाता है। इसके अलावा देखिएगा कि जो डेनमार्क है, डेनमार्क यूरोप में स्थित है और न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के दक्षिणी पूर्व में स्थित देश है। तो यह दोनों देश दूध के उत्पादन के लिए वैश्विक स्तर पर शीर्ष में है। कौन कौन से, डेनमार्क और न्यूजीलैंड किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, दूध के उत्पादन के लिए, जबकि ऑस्ट्रेलिया प्रमुख रूप से दूध तथा ऊन के लिए जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में विश्व की लगभग आधी भेड़ें पाई जाती है और ऑस्ट्रेलिया विश्व का सर्वाधिक ऊन उत्पादन करने वाला राष्ट्र है। इसके अलावा यूएसए मांस तथा दूध के उत्पादन के लिए जाना जाता है। यूएसए का जो एक नगर है शिकागो, वह विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और यूएसए में क्या पाले जाते हैं, सूअर पाले जाते हैं और उन सूअरों को पालने के लिए मक्का की खेती विशेष रूप से की जाती है। उस मक्का को खिलाकर सूअरों को क्या होता है, मोटा तगड़ा किया जाता है और उनसे अधिक मात्रा में मांस प्राप्त किया जाता है। तो व्यापारिक पशुचारण का प्रमुख उद्देश्य क्या है, पशु उत्पादों को प्राप्त करके उन्हें विश्व में निर्यात करके पूंजी को प्राप्त करना। पशु उत्पादों में सभी चीज़ें आ जाएंगी, आपके दूध, दही, पनीर, मक्खन, घी, इसके अलावा मांस हो गया, तो ये सभी चीज़ें, ऊन हो गई, तो इन सभी चीज़ों को क्या किया जाता है, पशुओं से प्राप्त किया जाता है और व्यापारिक स्तर पे इनका उत्पादन किया जाता है। बड़े बड़े फार्म बनाए जाते हैं जिन पे एक बड़े स्तर पे पशुओं को पाला जाता है। तो इस प्रकार से हमारा पशुचारण वाली आर्थिक क्रिया भी कंप्लीट हुई, जिसमें हमने पढ़ा कि पशुचारण क्या है, पशुओं को चराने की प्रक्रिया। जिन क्षेत्रों में अत्यधिक तापमान या बहुत न्यून तापमान होता है, वर्षा कम होती है, ऊबड़ खाबड़ धरातल होता है, उन क्षेत्रों में पशुचारण की क्रिया की जाती है। ठीक है, प्रमुख रूप से उष्णकटिबंधीय घास मैदान, शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान, मरुस्थलीय क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र, 4 भागों में हमने पशुचारण के क्षेत्रों को विभाजित किया। उसके पश्चात हमने पशुचारण को 2 भागों में विभाजित किया, चलवासी पशुचारण और व्यापारिक पशुचारण। आपसे इनका तुलनात्मक अध्ययन भी पूछा जा सकता है कि चलवासी पशुचारण तथा व्यापारिक पशुचारण में की तुलनात्मक अध्ययन कीजिए या फिर इन दोनों में अंतर बताइए। तो हम लिख सकते हैं कि यह पशुचारण की आदिम विधि है, यह अत्याधुनिक विधि है। ठीक है, इसमें पशु किस पर, प्राकृतिक वनस्पति पर आश्रित रहते हैं। इसमें पशु किस पर, इनके पशुओं को खिलाने के लिए फसलें उगाई जाती है या चारागाहों का विकास किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन कर